हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक। यानी कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और आज का जो वीडियो बनेगा वो वर्ण पर बनेगा। किस पर बनेगा? वर्ण पर। सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो व्याकरण का ये विषय सूची है। क्या है ये? व्याकरण का विषय सूची है। यही टोटल जो है हमको हिंदी व्याकरण में क्या करना है? पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग। प्रत्यय पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे पढ़ेंगे, वाक्य विचार, अलंकार, पत्र लेखन हो गया, संक्षिप्त पत्र लेखन, निबंध। ये टोटल चैप्टर जो है हम आपको इस YouTube चैनल पर क्लियर क्लियर करवाएंगे। और आज का जो टॉपिक है वो विशेषकर वर्ण पर है। यानी हम वर्ण विचार की बात करेंगे। ठीक। तो देखिए, वर्ण विचार आखिर है क्या? तो जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका ईंट होता है। मतलब कि ईंट जोड़ते हैं, ईंट जोड़ जोड़ कर एक घर तैयार होता है। तो उसी प्रकार से जब हिंदी में जब आप वाक्य बनाइएगा तो वाक्य बनाने के लिए आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी, और उस शब्द को बनाने के लिए वर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ण जो है यहाँ पर ईंट का काम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि वर्ण जो है वो यहाँ पे ईंट का काम कर रहा है। तो समझिए वर्ण क्या है। वर्ण पर हम आज क्या करेंगे? तो वर्ण पर जो है वो आज हम विचार करेंगे। यानी कि वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वह छोटी से छोटी ध्वनि, क्या? तो ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाते हैं? तो वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी कि इसका टुकड़ा नहीं होगा, ये पहले से ही टुकड़ा है। अब कोई कहे कि मैं अ का टुकड़ा करूंगा, नहीं हो सकता है। यही आप क ले लीजिए, तो क का जब यदि टुकड़ा कीजिएगा तो क का टुकड़ा हो जाएगा। क्या होगा? अ प्लस, देखिए अ प्लस क हलंत होगा। क्या होगा? क हलंत। लेकिन इस अ का टुकड़ा होगा, इस क का टुकड़ा होगा? नहीं होगा। तो यही क्या है? हमारा वर्ण है। ये वर्ण नहीं है, ये अक्षर हो गया। ये हमारा वर्ण हो गया। क्या हो गया? ये जो है हमारा वर्ण हो गया। देखिए वर्णमाला क्या है? वर्णमाला तो वर्णों के समूह को, और वो समूह कैसा होना चाहिए? तो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध। यहाँ पे छूट गया है क्रमबद्ध। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं। हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में 52 वर्णमाला होते हैं। अब देखिए 52 वर्णमाला कौन कौन है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले अ, आ, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ, औ। यहाँ पे ये होगा। ठीक। ये हमारे टोटल हो गए 11। कितने हो गए? 11। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि 52 कैसे हुए हैं। और ये जो है हमारा अयोगवा है, ये कितने हुए? 2। यानी कि ये दोनों मिला करके हुए कुल 13। और ये जो है क से लेकर के म तक, ये आपका क्या है? तो ये आपको स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन। और य, र, ल, व, ये हमारा है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त, अंत अस्त, अंत अस्त व्यंजन है। ये कितने हैं? तो ये हमारे 4 हुए। कितने हुए? 4। अब देखिए तलावी स, मूर्धन स, दंती स, ह, ये जो है हमारा क्या हो गया? कुल उष्म हो गया। क्या हो गया? उसमें हमारा हो गया। ये भी हमारा है 4। ठीक। अब ये है तल बिंदु वाले अक्षर। तल बिंदु वाले अक्षर कितने हो गए? तो ये 2 हो गए। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी 4 है। जब इसको आप जोड़िएगा तो देखिए 4 4 4, ये हो गए 12। 12। अब 11 ऐड कीजिए, यहाँ हो गया ये 2 ऐड कीजिए, ये हमारा 25। तो आप टोटल को जब जोड़िएगा तो आपका कितना पहुंचेगा? 52 पहुंचेगा। यानी हिंदी वर्णमाला में, मतलब हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो आपको कुल मिलाकर के हिंदी में 52 वर्ण है। कितने हैं? 52। अब आगे देखिए, हिंदी में वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। और ये 2 भाग जो है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। अब स्वर को समझते हैं। तो देखिए मुख से, क्या कह रहा है कि मुख से बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र बोली जाने वाली, यानी कि जब इसका उच्चारण करेंगे तो अन्य किसी का भी आगे पीछे कोई सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जब हम अ बोलेंगे, क्या करेंगे? अ बोलेंगे तो सिर्फ अ ही बोलेंगे। ये नहीं ना इसमें क बोल रहे हैं, नहीं। आ बोलेंगे तो आ का प्रयोग अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ओ, औ।
ठीक। अब स्वर के भेदों को देखते हैं। तो स्वर को क्या कहते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है वो स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भाग में। और वो क्या है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है यहीं पे समझ लीजिए, आगे डिटेल्स में दिखाएंगे। तो हल्का समय, जिसका उच्चारण में एकदम हल्का समय लगेगा। और दीर्घ क्या है? तो ह्रस्व से दोगुना समय लगेगा, तो दीर्घ। और दीर्घ से भी अधिक समय, यानी कि तीन गुनी जब मात्रा लगेगी वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। आगे देखिए, और आगे क्या है कि स्वर, देखिए ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर हमने क्या बतलाया कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। तो अ आ ई में देखेंगे सबसे कम समय किसमें लग रहा है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ रे। कम समय लग रहा है तो क्या हो गया हमारा? ह्रस्व हो गया। और वही कहें कि दीर्घ क्या होगा? तो दीर्घ में जो है आपको दोगुना समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय, क्या बताया मैंने? दो गुना समय लगता है, तो उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ओ औ। ओ औ, इसमें क्या हो रहा है कि ह्रस्व से दोगुना समय लग रहा है। अब प्लुत की बात करते हैं। प्लुत स्वर में तो कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। क्या लगता है? कि दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं, कहलाता है। इनका उपयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। जब किसी को बुलाइएगा, राम, हे, इधर आ, मतलब कि जब लंबा स्वर जाता है, जिस तरह मंत्र में उच्चारण करते ओम, राम, किसी को बुला रहे ओम, लंबा समय लग रहा है, तो क्या हमारा ये हो गया? प्लुत स्वर हो गया। वर्तमान में इसका उपयोग जो है वो न के बराबर होता है। क्या है? कि वर्तमान में इसका उपयोग न के बराबर होता है। अब आगे देखिए, तो स्वर की जो मात्रा है वो क्या होती है? तो स्वर की मात्रा, स्वर का वह रूप व्यंजन में जुड़ जाता है, व्यंजन में जुड़ जाता है, मात्रा कहलाता है। अब यहाँ पर समझिए, ये अ है और अ को क में जोड़िएगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती। लेकिन आ को जब क में जोड़िएगा, देखिए यहाँ समझिए, आ है आ प्लस क, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। यानी ये मात्रा हो गया और ये व्यंजन हो गया। मतलब जब स्वर की मात्रा व्यंजन में जुड़ जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा? ये का बन गया। क्या बन गया? का बन गया। अब ये समझ लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, चलिए। नोट समझिए कि अ स्वर की मात्रा नहीं होती है, मैंने पहले भी बतलाया, परंतु अ की सहायता से सभी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अ रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। अब यहाँ बहुत बच्चे डाउट में हो जाते हैं कि अ रहित मतलब अ है, समझ रहा? नहीं, अ रहित अ यहाँ पर नहीं होगा। इसमें अ नहीं है, इसमें भी अ नहीं है, इसमें भी अ नहीं है, और यहाँ पर भी अ नहीं है। लेकिन असहित जब कहेंगे, कहेंगे निम्न में से कौन असहित व्यंजन है, तो यहाँ पर हलंत नहीं लगा रहेगा। ठीक, पूरा अक्षर रहेगा। क्या रहेगा? पूरा अक्षर, हलंत वगैरह नहीं रहेगा। यानी इसमें अ है, जब इसको तोड़िएगा, क को जब तोड़िएगा तो क्या निकलेगा? अ प्लस क हलंत। तो इसमें तो अ है कि नहीं? वही चीज कह रहा है कि असहित हो जाएगा। अयोगवाह क्या है? तो ये ध्वनियां, स्वर, व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। यानी जो अयोगवाह है, इसको ना तो स्वर में रखा गया है ना व्यंजन में रखा गया है। कहा है कि तुम दोनों से हट जाओ, तो ये अपने एगो नाम बना लिया, अपना नाम में रख लिया अयोगवाह। अयोगवाह में आपको क्या है? तो अंग अ है, यानी कि अनुस्वर हो गया और विसर्ग हो गया। क्या? विसर्ग। अब आगे देखिए, आगे जो है हमारा व्यंजन है, यानी कुल मिला करके हमारा स्वर कंप्लीट हुआ। अब हम व्यंजन में एंट्री किए हैं। मैं फास्ट इसीलिए बतला रहा हूं क्योंकि इस पर इतनी बातें लिखी हुई है, आप कॉपी में देखिएगा, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक। अब यहाँ देखिए व्यंजन, तो मुख से अवरोध के साथ बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। इनका जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से। स्वर क्या है यहाँ पर? समझिए, स्वर यहाँ पर मासुका है।
और ये मासुका किसका है, तो व्यंजन का है। और व्यंजन कह रहा है कि मैं जब भी आऊंगा तुमको ले करके आऊंगा, यानी कह रहा है कि जियब नाही तोहरा बिन हम सुना ए रानी। कौन कह रहा है, व्यंजन कह रहा है, किससे, स्वर से, कि जियब नाही तोहरा बिन हम सुना ए रानी। यानी जब क आया तो क जो आया वो क हलंत प्लस अ, यानी ये किसको लेकर के आया, तो ये स्वर को लेकर के आया। यही चीज यहाँ पर कौन कह रहा है, व्यंजन कह रहा है। अब व्यंजन को भेद को देखते, यानी व्यंजन के जो कितने भेद है, तो क से लेकर के ह तक व्यंजन के जो है वो आपको 3 भेद है। और वो 3 भेद कौन कौन है, ये देखिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अब यहाँ पे समझना है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली हुई, मतलब निकली वायु कुछ स्थानों को स्पर्श करके चलती है, ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ स्पर्श व्यंजन संख्या में आपको 25 है। ये कुछ उतना नहीं याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ आते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारा क्या है, ये जो देख रहे हैं यही हमारा स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन। कहाँ से, तो आपको क से लेकर के म तक, जब आप क ख ग घ पढ़िएगा तो कंठ से आवाज आएगी, अंदर से आवाज, वोकल साउंड, मतलब कंठ, कंठ से, कहाँ से, कंठ से आवाज आएगी। जब अब च छ ज झ ङ, च छ ज झ न पढ़िएगा तो ये आपको तालु, तालु किसको कहते हैं समझिए, जो जीभ ऊपर वाला हिस्सा है मुंह का वो तालु, वहां से मतलब जीभ सटेगा। अब देखिए मूर्धा, तो मूर्धा में ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ ड़, तो इसको जब पढ़िएगा तो तालु, मूर्धा मतलब जीभ मुड़ करके तालु को टच करेगा ऊपर। और त थ द तो सिंपल है, दंत से उपयोग, मतलब दंत से इसका होता है त थ द ध न, ठीक। अब प फ ब भ ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से, प फ ब भ म, समझ गए। ये हमारा टोटल क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। क्या चीज है, स्पर्शी व्यंजन। आगे देखिए, आगे जो है वो है अंत अष्ट व्यंजन। अंत अष्ट व्यंजन क्या है, जब इसको बोलिएगा ना तो अंदर से आवाज आएगी, कंठ से एकदम भीतर से आवाज आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अर्ध स्वर कहे जाने का मतलब है कि इसमें लंबा अ की मात्रा जाएगा। देखिए य र ल व, लंबा क्या जा रहा है, अ का जो है स्वर जा रहा है। तो य र ल व, ये संख्या में कितने हैं, तो 4 है। ये हमारा अंत अष्ट व्यंजन हो गया। अब उष्म व्यंजन, जब उष्म व्यंजन का जब उच्चारण आप कीजिएगा तो उष्मा निकलेगा मुंह से, आप बोलिएगा स ह, तलावी स, मूर्धन स, दंट स ह, यानी कि एक क्या हुआ कि गर्म हवा अपने मुंह से मतलब निकलेगा आपके मुंह से जब इसका उच्चारण कीजिएगा, किसका, तो उष्म व्यंजन का। तलावी स, मूर्धन स, दंटी स ह, ये भी जो है वो संख्या में कितने हैं, तो ये भी आपको संख्या में 4 है, ठीक। अब आगे क्या है, तो आप देखिए संयुक्त व्यंजन, ये हमारा व्यंजन का भाग ने भेद नहीं था। क्या बतलाया है कि क से लेकर के ह तक मैंने बतलाया, व्यंजन के 3 भेद बतलाया। अब ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है कि दो भिन्न क्या, तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब उसका योग करते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। प्राय ये है, देखिए छ त्र ज्ञ स्र। अब जो छ बना है किससे बना है, क हलंत और स से बना है, क्या, तो छ। अब त हलंत जो र से क्या निर्माण हुआ है, तो त्र का निर्माण हुआ है। ज हलंत जो ङ से क्या बना है, ज्ञ बना है। स हलंत जो र से स्र बना है, इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये द्वित व्यंजन को भी जान लीजिए। दो समान व्यंजन ध्वनियों के संयोग से बने व्यंजन द्वित व्यंजन बना है, कहलाता है। क हलंत जोड़ क क्या बनेगा, कक बनेगा। इसका जब शब्द प्रयोग कीजिएगा तो पक्का, मक्का, कच्चा, सच्चा, यही सब आएगा। तो ये हमारा था द्वित्व व्यंजन। अब आगे देखिए, आगे है कि उच्चारण के आधार पर या श्वास वायु, क्या है, श्वास वायु, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अब व्यंजन के 2 भेद कौन कौन है इसमें, उच्चारण के स्थान पर, तो आपको आधार पर है अल्प प्राण, महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण का क्या लफड़ा है, तो अल्प प्राण कह रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा, मतलब कम मात्रा लगती है, एकदम कम वायु निकलेगा तो क्या होगा, अल्प प्राण। अधिक वायु निकलेगा तो महाप्राण। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम,
तृतीय, पंचम वर्ग और अंत अष्ट व्यंजन, ये क्या होता है? तो ये हमारा अल्प प्राण होता है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये क्या हो गया? 3 हो गया, और यहाँ पर 5। ये जो संख्या देख रहे हैं ये क्या है? ये बिजोड़ है, जोड़ तो है नहीं। और ये हमारा है संयुक्त, क्या है? अंत अष्ट है। क्या है? अंत अष्ट। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, पहला वाला लाइन, ये टोटल ले लीजिए, तीसरा लाइन ले लीजिए, और ये पांचवा लाइन ले लीजिए, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा? अंत अष्ट। ये मिला करके हमारा क्या बन जाएगा? तो ये जो टोटल है ये हमारा अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। और महाप्राण में है तो ये हो गया दूसरा वाला, चतुर्थ वाला, और क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये मिल करके हमारा बना महाप्राण। इसका तो लफड़ा ही खत्म हो गया, जिस तरह से मैंने बतलाया यही था। अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों का लफड़ा खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो श्वास, मतलब कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसको? तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। इसमें आपको सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आएंगे? सभी स्वर इसमें आ गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये आपको, और अंत अष्ट वर्ण, ये क्या हो जाएगा कि आपको घोष वर्ण में आ गया। और अघोष वर्ण में क्या आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय और तलाविस, मूर्धन्य और दंतीस, ये आपको अघोष में आएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ 1 2 3 4 5। अब ये 5 जो है, हमने किसी व्यक्ति को घोष मारा। क्या मारा? घोषा। तो क्या हुआ कि पहला दूसरा बच गया, और तीसरे, चौथे और पांचवे, किसको? तीसरे, चौथे और पांचवे, पहला दूसरा घूसा मारे तो क्या हुआ कि पहला दूसरा बच गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको क्या लग गया? घूसा लग गया। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको घूसा लग गया, और साथ में किसको? अंत अष्ट व्यंजन को। तो ये हमारा घोष वर्ण हो गया। क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया। अब यहीं पर देखिए, पहला को और दूसरा को घूसा क्या हुआ? नहीं लगा, तो ये हमारा हो गया अघोष वर्ण। क्या? अघोष वर्ण। और तलाविस, मूर्धन्य, दंतीस, ये भी हमारा अघोष वर्ण में आ गया। और इसका जो ह जो है, ह कहाँ चला आया? इसमें आ गया, ये घोष वर्ण में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे है लिपि। भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेत या चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नेपाली की लिपि क्या है? तो नेपाली की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। पंजाबी की लिपि क्या है? तो आपको गुरुमुखी है। उर्दू, कश्मीरी, फारसी, इसकी लिपि मतलब उर्दू कश्मीरी की लिपि क्या है? फारसी है। नोट में याद रखिएगा कि संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती। क्या कह रहा है? संसार, देखिए, संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे आप लिखिएगा राम खाना खाता है, खाता है, तो क्या किए? बाएं से दाएं की ओर लिखी गई। लेकिन फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जो उर्दू के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि ये जो है क्या किया जाए? बायां से दायां लिखा जाता है, जबकि ये फारसी जो है दायां से बाएं की ओर लिखी जाती है। चीनी, जापानी, इसका तो अल्टरे है, ये ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। चीनी जापानी लिपि कैसी लिखी जाती है? तो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो यही था हमारा आज वर्ण। ये जो टोटल था ये वर्ण खत्म है। अब वर्ण में कुछ नहीं है, जितना चीज होता है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है शब्द विचार पर आज का जो